हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे बैंकिंग वाले चैप्टर को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ऑलरेडी बेटा मैं आपको पूरा नेशनल इनकम खत्म करवा चुकी हूँ एंड मनी वाला चैप्टर भी हम खत्म कर चुके हैं। ये रहने वाली हमारी क्लास 1 बैंकिंग वाले चैप्टर की। बैंकिंग में आज मैं तुम्हें कमर्शियल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ाऊंगी एंड सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे मनी मल्टीप्लायर वाले टॉपिक के बारे में पढ़ के। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 बजे हमारे चैनल पे आपके लिए आती है अकाउंट्स की वीडियो एंड 7 बजे आपके लिए आती है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की वीडियो। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि बहुत रेगुलर आपको वीडियोस मिलने वाली है। वन शॉट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, क्वेश्चंस के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट पेपर के टाइम पे लाइव वीडियो, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। अगर ये नोट्स चाहिए, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड योर अकाउंट्स टीचर एज वेल एज योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज टीचर विच इज मी, हम दोनों ही SRCC ग्रेजुएट्स, श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएट्स हैं। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को, जो कि हमारे बैंकिंग वाले चैप्टर के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंक होता क्या है। What is a बैंक? बैंक सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक क्या है, इंटरमीडियरी है। ठीक है, बैंक सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या है, बीच का बंदर है, इंटरमीडियरी है। किसके बीच में? बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में जिनके पास बहुत सारा एक्सेस मनी है, जिनके पास बहुत सारा एक्सेस मनी है और वो बैंक को आके बोलते हैं कि भैया मेरा पैसा अपने पास डिपॉजिट कर लो। इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटर। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा एक्सेस मनी है, वो बैंक में आके अपने पैसे को जमा कराएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लोन की जरूरत है, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको किस चीज की जरूरत है, लोन की जरूरत है, क्रेडिट पे, उधार पे पैसा लेने की जरूरत है, इनको क्रेडिट पे पैसा लेने की जरूरत है, जिनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से उनका एक्सेस मनी अपने पास जमा करता है और उस पैसे को लोन पे देता है, उधार पे देता है क्रेडिटर्स को। अब जब भी ये डिपॉजिटर से एक्सेस मनी लेगा तो उनको इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक क्या करेगा, उनको इंटरेस्ट पे करेगा। एंड जब भी ये इन लोगों से लोन लेगा, इन लोगों को लोन देगा, तो इनसे इंटरेस्ट रिसीव करेगा। इनसे इंटरेस्ट बैंक क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो बैंक क्या करेगा, इधर का पैसा इधर दे देगा और इधर से आया हुआ इंटरेस्ट इधर दे देगा। लेकिन इस बीच वो इस इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको अपने पास रख लेगा। तो सिंपल भाषा में बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, डिपॉजिटर से पैसा लेगा, उसको क्रेडिटर को दे देगा। डिपॉजिटर से पैसा लेगा और उसको क्रेडिटर को दे देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रेडिटर है, जो क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को। लेट्स से क्रेडिटर ने 10% इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। बैंक क्या करेगा, उस 10% इंटरेस्ट में से सिर्फ 5% इंटरेस्ट ही पे करेगा डिपॉजिटर्स को, क्योंकि जिन्होंने पैसा बैंक के पास डिपॉजिट किया है वो बैंक को फ्री में थोड़ी पैसा डिपॉजिट करने देंगे। वो बोलेंगे हम तुम्हें अपना पैसा दे रहे हैं, बदले में तुम हमें इंटरेस्ट देना। तो बैंक 5% इंटरेस्ट इनको दे देगा। लेकिन जिनको बैंक ने लोन दिया है उनको फ्री में लोन नहीं देगा। तो बैंक बोलेगा तुम मुझे 10% इंटरेस्ट दो, मैं 5% इधर दे दूंगा और बीच का बचा जो 5% होगा, ये जो बीच का बचा 5% है, ये बैंक के लिए उसके प्रॉफिट का काम करेगा। सो बैंक सिंपल भाषा में एक इंटरमीडियरी है जिसको लोन चाहिए और जिसके पास एक्सेस पैसा है, उन दोनों के बीच में। तुम सोच के देखो, बिना बैंक के क्या होता। हर एक इंसान जिसको लोन चाहिए वो ऐसे लोगों को खुद से ढूंढता जिन लोगों के पास एक्सेस मनी है और जो उसे लोन देना चाहते हैं। और इन लोगों की भी पैसे की कोई गारंटी नहीं होती कि वो लोन कभी चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। बट अब इन लोगों को किसी को नहीं ढूंढना, अब ये लोग सीधा बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। इन लोगों को भी किसी को नहीं ढूंढना कि अरे मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सीधा बैंक में जाएंगे, बैंक के पास जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो बैंक ने इनका काम भी आसान कर दिया, इनका काम भी आसान कर दिया, बदले में थोड़ा सा पैसा खुद बना लिया, खुद अपना प्रॉफिट बना लिया। ये है एक बैंक जो एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है सिंपल भाषा में। अब देखते हैं कि बैंक कैसे कैसे होते हैं। देखो, बैंक ना सिंपली 2 तरीके के होते हैं। एक मेरे होते हैं कमर्शियल बैंक्स और दूसरा मेरा होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक पूरे देश का बैंक होता है, एक सिंगल
ठीक है। लेकिन कमर्शियल बैंक पूरे देश में कई सारे होते हैं, ये हर एक देश में सिर्फ एक होता है और ये हर देश में बहुत सारे होते हैं। जो कमर्शियल बैंक है ये जो सेंट्रल बैंक है ये या तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर ये कमर्शियल बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शंस लेन देन करते हैं। इनका पब्लिक से कोई भी लेन देन नहीं होता है, पर जो कमर्शियल बैंक है इसका सारा लेन देन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ ही होता है। हाँ, मतलब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के साथ तो इनका लेन देन होता ही है, पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के साथ जिसका लेन देन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक होते हैं। पब्लिक का सेंट्रल बैंक के साथ कोई भी लेन देन नहीं होता है। सेंट्रल बैंक एक तरीके से क्या है, हेड है हमारे देश के पूरे फाइनेंस सिस्टम का, हमारे देश के सारे कमर्शियल बैंक्स का। हर एक इंसान जो फाइनेंस सेक्टर में, जो लोन्स के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका हेड कौन है, उनका हेड होता है वो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऊपर बैठे हैं दादाजी, अब वो सारे छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखेंगे। अगर उन्होंने गलती करी तो पनिशमेंट भी देंगे, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी बताएंगे, अगर ये इनको मदद की जरूरत है तो इनकी मदद भी करेंगे, ठीक है, पनिशमेंट भी देंगे। सब कुछ कौन करेगा, हेड करेगा सेंट्रल बैंक, और नीचे बहुत सारे कमर्शियल बैंक होंगे जो जनता के लिए काम करेंगे। अब क्योंकि जनता बहुत सारी है तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको अपने आसपास पता होगा एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, कोई भी दूसरा बैंक है जो भी आपको अपने आसपास पता है, वो सारे कमर्शियल बैंक्स में ही आते हैं, ठीक है जी। अब जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और बाकी बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनको आप कोई भी नाम, आप अपने आसपास कोई भी बैंक देखते हो वो सारे कमर्शियल बैंक में आते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो हर एक इंसान को पूरी पब्लिक में जो भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फंड्स को मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज मतलब मूव करवाना, फंड्स को, पैसे को मूव करवाते हैं। कहां से कहां तक मूव कराते हैं, डिपॉजिटर से क्रेडिटर्स के पास पैसे को मूव करवाने में मदद करते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। देखो, दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज, मैंने पहले भी बोला ये जो बैंक है, दे जस्ट सिंपली एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द डिपॉजिटर्स हु सप्लाई फंड टू द बैंक एंड द बोरोवर्स हु सीक लोन फ्रॉम द बैंक। तो ये सिंपली क्या कर रहे हैं, इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं तुमसे बोलूं कि बैंक हमने बनाए ही क्यों हैं, तो मेजरली बैंक हमने इसीलिए बनाए हैं ताकि वो डिपॉजिट ले सके और क्रेडिटर्स को लोन दे सके। तो जो जिस काम की वजह से किसी भी चीज को बनाया जाता है वो उस चीज के प्राइमरी फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, मनी के दो प्राइमरी फंक्शन और दो सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो जिसके लिए वो चीज पैदा हुई है। तो बैंक्स पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि वो पैसे का डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकें और फिर बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट में पैसे को एक्सेप्ट करें। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट लेते हैं हम, करंट अकाउंट में डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट लेते हैं, और फिर क्या कर सके, इसी पैसे को जो डिपॉजिट लिया है इसी को हम क्या कर सके, प्राइमरी फंक्शन दूसरा मेरे पास क्या आएगा, लोन की फॉर्म में दे सके, क्रेडिट दे सके। तो दो प्राइमरी फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, पहला हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले, और दूसरा क्या होगा, लोन्स एडवांसेस दे सके हम दुनिया भर को, क्रेडिटर्स को, और क्रेडिट क्रिएशन उससे हम कर सके। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आगे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मेजरली बैंक लोन डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं। डिपॉजिट कौन से अकाउंट में लेते हैं, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट जिसमें आप अपने पैसे को डिपॉजिट करवाते हो। हर एक इंसान का सेविंग्स अकाउंट होता ही होता है। करंट अकाउंट होता है बिजनेसेस का। तो बिजनेसेस को थोड़ी सी ज्यादा सर्विसेज चाहिए होती हैं क्योंकि उनको ज्यादा ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, ज्यादा बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खोला जाता है। अगला मेरे पास क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो एफडी आई थिंक सबको पता ही होगा, हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को जब बैंक में रखवाते हैं कि तुम मेरा पैसा रख लो, 5 साल के लिए रख लो, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, 5 साल बाद लूंगा, लेकिन एक मोटे ब्याज पे लूंगा। सेविंग्स अकाउंट पे थोड़ा सा ब्याज मिलता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4% का। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज बहुत सारी देनी पड़ती है ना बिजनेसेस को, बैंक को। तो और जो एफडी अकाउंट है इस पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इस पे करीब 5% से 7% के बीच में अलग अलग बैंक जो है इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है।
तो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और फिर लोन दे दिया उसको जिसको भी लोन की जरूरत है, ठीक है। पर साथ ही में कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं। अब तुम पैदा हो ही गए हो तो थोड़े एक्स्ट्रा काम भी तो कर दो हमारे। तो एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। एजेंसी मतलब कि एज एन एजेंट बैंक काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए एज एन एजेंट काम करता है। तो आपको किसी का इंटरेस्ट पे करना है, कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, आप इन सभी चीजों के लिए ना बेसिकली क्या कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। सिंपल भाषा में आज की डेट में अपने ऐप में जाओ या वेबसाइट पे जाओ अपने बैंक की, वहां पे ना तुम अलार्म सेट कर देते हो, अलार्म नोटिफिकेशन सेट कर देते हो कि हर महीने की 1 तारीख को मेरे को ना किसी को इंटरेस्ट देना होता है या फिर मुझे कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, मुझे कोई फीस पे करनी होती है। तो हर महीने की 1 तारीख को ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा काट देना और इस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देना। अब मुझे खुद से मैनुअली ये चीज ना करनी पड़े, मुझे खुद से याद ना रखना पड़े, अरे मुझे पैसे देने हैं, मुझे खुद से ना ये काम करना पड़े, इसलिए मैं बैंक में अलार्म सेट कर देती हूँ अपने ऐप में जाके, और बैंक अपने आप ही मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट बन के मेरे खाते में से पैसे काट के दूसरे बंदे के खाते में जमा कर देता है मेरे बिहाफ पे। मुझे अगर किसी से इंटरेस्ट कलेक्ट करना है तो बैंक उन्हें नोटिफिकेशन भी भेज देता है कि भैया आपको इनको इंटरेस्ट देना है, लाओ इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट कलेक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट की तरह बैंक काम करता है और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी फीस इन सब के बदले में चार्ज करता है। यूटिलिटी फंक्शंस और भी बहुत सारे होते हैं बैंक के फंक्शन, जैसे कि ओवरड्राफ्ट की, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉकर फंक्शन, ट्रैवलर्स चेक। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब कि अगर मेरे अकाउंट में दिस इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम, ठीक है, कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है बट फिर भी मैं क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ करवा सकती हूँ। क्रेडिट कार्ड से मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ और मुझे 1 महीने बाद क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है। जस्ट लाइक दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जिसको शॉर्ट में हम ओडी भी बोलते हैं। ओडी का मतलब होता है अगेन कि मेरे बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 रुपए है, पर मेरी ओडी की लिमिट है कि मैं 10 लाख रुपए बैंक से निकलवा सकती हूँ। तो जस्ट लाइक मैं अपने सेविंग्स अकाउंट से निकलवाऊं, ऐसे ही मैं अपने ओडी अकाउंट से एक लिमिट तक पैसा निकलवा सकती हूँ। जितना पैसा निकलवाऊंगी, जितने टाइम के लिए निकलवाऊंगी, उतने पे ही मुझे उतने टाइम के लिए ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होते हैं, जस्ट लाइक चेक, जस्ट लाइक हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं कि जितने टाइम के लिए तुमने पैसा निकलवाया है उतने टाइम का क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट तुम्हें लग सकता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं कहती हूँ ए ने बी को कुछ पैसा देना है, पर ए कहता है कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ए कहता है कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसा दूंगा, मुझे उधार पे सामान दे दो, 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। पर बी कहता है कि मुझे ना पैसा आज ही चाहिए। तो बी क्या करेगा? बी जाएगा बैंक के पास और भी बैंक को बोलेगा कि देखो ये ना एक बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसको बोला जाता है। देखो इस पे ना ए ने साइन करके दिया है कि ए 2 महीने बाद मुझे पैसा देगा। तो ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा देखो ए ने साइन किया है ना, ए 2 महीने बाद पैसा देगा ना, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरा पैसा आज ही दे दो। हाँ, थोड़ा 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लो, कोई बात नहीं, पर मुझे मेरा पैसा आज ही दे दो। और 2 महीने बाद ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर तुम ए के पास जाना और ए को बोलना कि ला भैया ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे तूने साइन किया था, ला भैया पैसा दे। तो ए और बी के बीच में जो बिल ऑफ एक्सचेंज था तुम उसको डिस्काउंट करवा रहे हो बैंक से, ठीक है। वैसे तो बी को पैसा 2 महीने बाद मिलता, पर बी ने आज ही बैंक से पैसा ले लिया, थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह भर दिया और बदले में बैंक गया 2 महीने बाद ए के पास और बैंक ने 2 महीने बाद ए से अपना पैसा ले लिया। इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। लॉकर की फैसिलिटी तुम्हें पता है कि लॉकर है हमारे पास, ठीक है, बैंक देते हैं जहां पे हम अपना पैसा, अपने ज्वेलरी, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है हम अपने लॉकर में रख सकते हैं। अगेन लॉकर के बदले में हमें फीस पे करनी पड़ती है। एंड देन इज ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी मैं अपने देश के बाहर कहीं ट्रैवल करती हूँ, हर जगह मेरे कार्ड नहीं चल सकते, हर जगह मेरा बैंक अकाउंट नहीं चल सकता, तो मेरा बैंक क्या करेगा, एक ट्रैवलर्स चेक मुझे बना के दे देगा। मुझे जहां भी पेमेंट करनी होगी मैं वो ट्रैवलर चेक के थ्रू पेमेंट कर पाऊंगी, नो मैटर मैं कौन से देश में, कौन सी दुनिया में हूँ, ठीक है, मैं ट्रैवलर्स चेक के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ। और फिर मेरा बैंक अकाउंट क्या करेगा, उस ट्रैवलर्स चेक के थ्रू ही मेरे अकाउंट से पैसा काट के सामने वाले के अकाउंट में जमा करवा देता है। तो जब भी तुम ट्रैवल करते हो किसी दूसरे देश में, इसके थ्रू तुम कहीं भी पेमेंट कर सकते हो जहां पे यूपीआई या कुछ भी अगर नहीं चल रहा है तो, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, क्या क्या काम है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स, इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज, बहुत सारे और भी सर्विसेज आपको देता है बैंक, जैसे कि वो आपको एडवाइस करता है कब क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, बहुत सारे और छोटे मोटे काम आपका बैंक जो है, कमर्शियल बैंक आपके लिए करता है। ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई है कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। आरबीआई वो नहीं आपको लॉकर और ये सब कुछ दे रहा है, ये सब कुछ कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक दे रहा है। ट्रैवलर्स चेक,
डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉकर, ये सब कुछ कौन दे रहा है? कमर्शियल बैंक दे रहा है। एंड कमर्शियल बैंक किसको दे रहा है? कमर्शियल बैंक हमारे देश की जनरल पब्लिक को ये सारी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी है। कमर्शियल बैंक के बारे में हमने इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आगे कुछ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे हमारे सेंट्रल बैंक, हमारे आरबीआई के बारे में, ठीक है। सो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का देखो जो प्रोसेस है, ये अगली लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि 99.9% ये तुम्हारे पेपर में आएगा। मैं आज तुम्हें बोल रही हूँ आएगा ही आएगा, ये तुम्हारे पेपर में हर साल आया है, ऑलमोस्ट हर दूसरे सेट में देखने को मिलता है और ये आता ही आता है। एंड इसमें ना सिर्फ ये नहीं है कि समझ लिया और काम हो गया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, करीब करीब 4 नंबर तुम्हें पेपर में देखे जाते हैं। तो मैं तुम्हें ना एग्जैक्टली लिखवाऊंगी कि ऐसे 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 पूरे फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, एंड आंसर ऐसे निकाल के आओ। तुम्हें सेम फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है और सेम फॉर्मेट पेपर में लिख के आना है। गारंटी ले लो 3 से 4 नंबर तुम आज ही पक्के कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसकी बात करेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें पहले आरबीआई करवाऊंगी, सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगी। तो सेंट्रल बैंक यार सिंपली एक बैंक है, ये भी डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, लेकिन ये सारी के सारे ट्रांजैक्शंस किसके साथ करता है? कमर्शियल बैंक्स के साथ करता है या गवर्नमेंट के साथ करता है। ये पब्लिक के साथ बिल्कुल भी डीलिंग नहीं करता है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, चाहे जनरल पब्लिक में से कोई भी क्यों ना उठ के आ जाए, ये जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग करता ही नहीं है। ये सारी की सारी डीलिंग किसके साथ करता है? कमर्शियल बैंक्स के साथ या सरकार के साथ करता है। सेंट्रल बैंक का जो मेन पर्पज होता है वो ये नहीं होता कि तुम्हें डीलिंग करनी है, तुम्हें मेन पर्पज जो सेंट्रल बैंक का ये होता है कि पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को सही ढंग से चला सके। अगर कोई भी इसकी बात नहीं मानेगा, ये पनिश कर सकता है। ये सेंट्रल बैंक किसी बैंक को बंद करना चाहे तो आज के आज हर एक बैंक को बंद भी कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर भी होती है। तो सेंट्रल बैंक जो है बेटा जी, ये सब कुछ पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का देखरेख करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ही लाइसेंस देता है बैंक्स को, सेंट्रल बैंक ही हेल्प भी करता है। अगर कोई बैंक डूबने वाला होता है तो सेंट्रल बैंक ही उनकी जाके मदद भी करता है। सो सेंट्रल बैंक हमारे देश का ओवरऑल क्या है? एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट हैज कंट्रोल ओवर द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, एज वेल एज क्रेडिट क्रिएशन। पैसे की क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज पे किसी का अगर कंट्रोल है तो वो आरबीआई है। क्रेडिट क्रिएशन अगेन अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द होल कंट्री एज वेल एज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक क्या करता है? पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम के इफेक्टिव वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ये पूरे देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? क्या हमारे देश की सरकार बनाती है या हमारे देश का आरबीआई बनाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जहां पे भी वर्ड आ गया मॉनेटरी पॉलिसी, तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए सेंट्रल बैंक, तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का ही काम है मॉनेटरी पॉलिसी को हमारे देश में इशू करना, ठीक है जी। तो चलो आगे देखते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने बनाई थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनके बेस पे आरबीआई हमने बनाया है। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द सजेशंस ऑफ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन 1926। इस कमीशन के अकॉर्डिंगली, इनकी सजेशंस के बेसिस पे आरबीआई को जो बनाया गया था। 1949 में जो आरबीआई था उसको नेशनलाइज कर दिया गया था एंड इट बिकेम अ मेंबर बैंक ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट्स द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया। The chief objective is to sustain the confidence of public in the system। तो हमें देखो क्या बोला गया है कि बी आर अम्बेडकर की सजेशन पे बनाया गया था, ठीक है, उनके कुछ एक रूल्स थे, उनके बेसिस पे बनाया गया था, ठीक है, उनकी बुक के अकॉर्डिंग बनाया गया था, इस कमीशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था एंड 1949 में जो आरबीआई था वो एशियन क्लियरिंग यूनियन का एक हिस्सा बन गया था। आरबीआई जो है वो क्रेडिट को और करेंसी सिस्टम को इंडिया में रेगुलेट करता है। क्रेडिट यानी कि लोन के सिस्टम को और करेंसी को इंडिया में रेगुलेट करता है। आरबीआई का सबसे मेन काम क्या है? सबसे पहला मेन काम जो है कॉन्फिडेंस बना के रखना पब्लिक का यानी कि आम जनता का कॉन्फिडेंस बना के रखना सिस्टम में। देखो पैसे की बात, पैसे नोट्स को इशू करने की बात, नए नोट्स प्रिंट करने की बात, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है, ठीक है। अगर जनता को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा पैसे से रिलेटेड चीजों में तो जनता हमेशा प्रोटेस्ट करने लग जाएगी कि अरे नहीं करप्शन हो रहा है, अरे नहीं तुम तो हमारे साथ गलत कर रहे हो, गरीबों को लूट रहे हो एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जनता का कॉन्फिडेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो जनता का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आरबीआई को लाया गया एंड सारी पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के हाथ में रख दी गई। तुम आरबीआई पे भरोसा करते हो इसलिए तुम्हें पता है कि हमारे देश का फाइनेंशियल
सिस्टम ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर है तो सबके ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए सरकार ने सारी पावर सिर्फ आरबीआई को दिया और आरबीआई पे लोग भरोसा करते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कि जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, आज तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो बिना किसी टेंशन के कराते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो उस चीज के लिए हमने आरबीआई के ऊपर भरोसा किया हुआ है कि आरबीआई हमारे पैसे को कहीं नहीं जाने देगी, ठीक है। एंड ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, एंड बहुत सस्ते में बैंकिंग सर्विसेज को ऑफर करवाना। इन सब चीजों में ओवरऑल बोला जाए तो हमारे देश का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो कि काफी अच्छा है, वो सारे का सारा किसकी बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की बदौलत है। अच्छा, यहाँ पे एक दो और तुम चीजें याद रख लेना। 1949 में तो आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था आजादी के बाद, लेकिन आरबीआई जो है हमारा 1 अप्रैल को 1935 में बनाया गया था। 1934 में इसका एक्ट पास किया गया था जिसके थ्रू आरबीआई बनाया गया था, और आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल को 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, और मुंबई में जो है इसके हेडक्वार्टर्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी जो डेट है 1935, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है, तुम 110% की गारंटी ले लो। ऑलमोस्ट अगर 5 सेट आ रहे तो 5 में से 3 सेट में फंक्शंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में से फंक्शंस ऑफ आरबीआई प्लस जो मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हर पेपर में हमें बैंकिंग से देखने को मिलते हैं, जो कि यही दोनों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इशू, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज बैंक ऑफ इशू। देखो क्या क्या फंक्शन है: बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, ठीक है, कंट्रोल ऑन क्रेडिट क्रिएशन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कुछ है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंक ऑफ इशू का, कि आरबीआई जो है बेटा वो हमारा क्या करता है? नोट्स इशू करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ लेंडर टू द कमर्शियल बैंक, रेगुलेट्स द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज जरूर समझनी है बैंक ऑफ इशू के बारे में, कि जो हमारे देश में जितने भी नोट इशू करे जाते हैं, वो सारे के सारे नोट कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, ठीक है। चाहे 2000 का नोट था, 500,000 के पुराने नोट, नए नोट, हर एक नोट कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का कॉइन, ठीक है। वो कौन इशू करता है? वो इशू करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का कॉइन वो आरबीआई इशू नहीं करता है, वो कौन इशू करता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। उसके अलावा जितने भी नोट हमारे देश में इशू करे जाते हैं, वो सारा आरबीआई ही, नोट्स को प्रिंट करना, नोट्स को इशू करने वाला जो काम होता है वो कौन करता है? आरबीआई ही करता है। अगली चीज इसके बाद जो दूसरा फंक्शन मेरे पास आता है वो है गवर्नमेंट बैंक या फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट का। तो नोट इशू के पॉइंट ने मुझे क्या बोला? सारे नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपए का आरबीआई इशू करता है। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है बैंकर बैंक या गवर्नमेंट के बैंक का। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे देश के जो लोग है, पब्लिक है, वो कमर्शियल बैंक के साथ डील करती है, ऐसे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई के साथ डील करती है। जैसे हम लोग बैंक के पास जाते हैं अपने किसी भी काम के लिए, ऐसे सरकार आरबीआई के पास जाती है अपने किसी भी काम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है ना, इसको भी तुम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना, क्योंकि फंक्शंस में भी ना ये फंक्शन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट्स बैंक का। तो इसके अंदर ना तुम मेनली 3 पॉइंट्स बना के 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन करके आओगे कि एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई 3 काम करता है। आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है, एंड आरबीआई गवर्नमेंट का एडवाइजर है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? इट इज एन गवर्नमेंट्स एजेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट्स बैंक होने के नाते 3 काम करता है। एज अ बैंकर तो वही काम है जो एक बैंक हमारे लिए करता है, कि बैंक क्या करता है? अगर सरकार के पैसे को डिपॉजिट करना है तो सरकार कहाँ डिपॉजिट करेगी? आरबीआई में। अगर सरकार को लोन चाहिए तो सरकार लोन किससे लेगी? आरबीआई से, ठीक है। एज एन एजेंट आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट की जितनी भी शेयर्स, समझते हो ना, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होते हैं, सिक्योरिटीज का माने शेयर्स, स्टॉक्स जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो सरकारी कंपनियों के जितने भी शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, उनको ट्रेड करना, उनको बाय करना, उनको सेल करना, वो सारा कौन करता है? वो सारा आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट की कंपनीज के जितने भी शेयर सिक्योरिटीज होती हैं उनके बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक मार्केट में आरबीआई करता है। एंड एज एन एडवाइजर, ठीक है,
देखो जितने भी इकोनॉमिक फैसले हमारे देश में लिए जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेता है, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स लेते हैं इकोनॉमिक फैसले, उन सब के लिए आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को एडवाइस कौन करता है? आरबीआई करता है। क्योंकि देखो ना, आरबीआई से ज्यादा डेटा हमारे देश के फाइनेंस के बारे में किसी के पास नहीं है, तो आरबीआई के पास सारा डेटा है, आरबीआई के पास सारे बैंक्स का कंट्रोल है, तो आरबीआई ही ऑन द बेस ऑफ एवरीथिंग एडवाइस करता है हमारे देश की सरकार को कि तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है? सरकार के अकाउंट्स को मैनेज करता है, सरकार की रिसीट्स हैं या फिर पेमेंट्स है वो आरबीआई करता है। सरकार को लोन चाहिए तो आरबीआई करता है। इट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट, सरकार के लोन को मैनेज करने का काम करता है। बैंक क्या करता है? सरकार को एडवाइस करता है ऑन ऑल द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, एंड सरकार के जितने भी सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको ट्रेड करता है, बाय एंड सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगली चीज आती है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। आरबीआई ना कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक है और सुपरवाइजर है। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को अगर पैसे का डिपॉजिट या लोन करना है तो कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, सरकार को अगर डिपॉजिट करना है या लोन लेना है सरकार आरबीआई के पास जाएगी। सिमिलरली कमर्शियल बैंक को अगर लोन लेना है या एक्सेस मनी डिपॉजिट करना है तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक बोलते हैं कि आरबीआई ना वो बैंक्स का भी बैंक है। अगर एक बैंक को लोन लेना है वो आरबीआई के पास जाएगा, अगर एक बैंक को डिपॉजिट करना है पैसा वो आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ वो सुपरवाइजरी रोल्स भी निभाता है, सुपरवाइजरी रोल्स भी निभाता है। इसका देखो क्या मतलब है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का देखो क्या मतलब होता है। कुछ एक कैश रिजर्व्स होते हैं बैंक्स के पास। कैश रिजर्व का मतलब मैं अभी थोड़ी देर में आगे समझाती हूँ। जितने भी कैश रिजर्व्स होते हैं बैंक के, उन सबको संभाल के उनकी कस्टडी किसको दे दी जाती है? आरबीआई को दे दी जाती है, सारे कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स की, और उनको संभाल के ध्यान से रखना वो किसका काम है? आरबीआई का काम है। तो आरबीआई क्या करता है? जितने भी कैश रिजर्व्स होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के, उनको अपनी कस्टडी में सेफली रखता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि अगर एक कमर्शियल बैंक बहुत बुरी हालत में है और उसको लोन चाहिए, उसको पैसे की जरूरत है और उसको इस दुनिया भर में कोई भी पैसा नहीं दे रहा, कोई भी लोन नहीं दे रहा, तो वो बैंक आखिरी में किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, और आरबीआई बोलेगा कोई बात नहीं, तुझे पैसा मैं दूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे बंद नहीं होने देंगे। तो आखिरी में अगर इस बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक को दुनिया में से कहीं भी लोन ना मिले तो लास्ट रिजॉर्ट के लिए लेंडर कौन है? उनके पास आरबीआई है कि कोई और मुझे पैसा दे ना दे, आरबीआई तो मेरा बड़ा भाई तो मुझे पैसे दे ही देगा। एंड लास्ट फंक्शन क्या करता है आरबीआई? कमर्शियल बैंक्स के लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। क्लियरिंग हाउस का देखो क्या मतलब होता है। एक दिन में बहुत सारे चेक समझते हो ना, बहुत सारे चेक लगाए जाते हैं बैंक्स में। एसबीआई का चेक एचडीएफसी में लगा दिया, एचडीएफसी का चेक मे बी आईसीआईसीआई में लगा दिया, आईसीआई का चेक एक्सिस बैंक में लगा दिया। तो चेक ना एक दिन में बहुत सारे लगते हैं और अलग अलग बैंक्स में एक दूसरे के बैंक्स के चेक घूमते रहते हैं। ये जो चेक होते हैं, इनको चेक को लास्ट में क्या करना पड़ता है? सेटल करना पड़ता है और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा काट के ट्रांसफर करना पड़ता है। ये जो चेक्स का सेटलमेंट होता है ये बैंक आपस में नहीं करते हैं। जितने भी हम चेक लगाते हैं ना बैंक में, ये सारे चेक एट द एंड ऑफ द डे बैंक किसको भेजता है? आरबीआई को भेजता है। आरबीआई में सारे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट है। आरबीआई में एसबीआई का अकाउंट भी है, एचडीएफसी का अकाउंट भी है, एक्सिस का, आईसीआईसीआई का, सबका अकाउंट है। तो आरबीआई क्या करेगा? इन सभी बच्चों को बोलेगा कि कोई नहीं, तुम्हारे पास एक दिन में जितने भी चेक आए हैं तुम सारे के सारे चेक क्या करो, मेरे पास भिजवा दो। ये जितने भी चेक हैं इन सबका फाइनल सेटलमेंट तुम्हें मैं करके दूंगा। और आरबीआई क्या करता है कि एसबीआई से एक्सिस में कितने जाएंगे, एक्सिस से एचडीएफसी में कितने जाएंगे, उन सबका पैसा एक दूसरे को बांटता है, सारे चेक्स को सेटल करता है। इसी को बोला गया है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि आरबीआई पूरा क्लियर कर देता है जितने भी चेक का सेटलमेंट होता है। तो जो भी क्लेम्स एक बैंक के दूसरे बैंक के ऊपर होते हैं, जो भी पैसा एक बैंक ने दूसरे से लेना है, वो सारा आरबीआई के थ्रू लिया जाता है। इसीलिए जब हम चेक लगाते हैं 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है चेक का पैसा आने के लिए। ठीक है, तो क्यों लगता है? क्योंकि वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई सेटल करके देता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो फंक्शन आता है आरबीआई का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक हमने यहाँ पढ़ा नहीं है, हाँ ये रहा, एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट करता है आरबीआई, या फिर हमने इसको अगर ऊपर भी पढ़ा है तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करता है आरबीआई। देखो हमारे देश में ना अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो क्या होगा? जब भी मैं बाहर से सामान मंगवाऊंगी
तो मुझे बाहर वाले देश को डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर बाहर वाले मेरा सामान खरीद रहे हैं, यानी अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा सामान बाहर जाएगा और मेरे देश के अंदर डॉलर के टर्म्स में पेमेंट आएगी। तो जब भी हमारे पास किसी दूसरे देश की करेंसी आ रही है तो हम उस करेंसी को इकट्ठा करने लग जाते हैं ताकि कल को हम अपने इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट कर सके। तो जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे देश में है उसका एक डब्बा बना दिया हमने, जिसमें हमारे डॉलर, पाउंड, येन सब कुछ पड़ा है। इस डब्बे को हमने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमने इस बॉक्स का नाम रख दिया। तो एक बॉक्स है आरबीआई के पास, एक तिजोरी है आरबीआई की, जिसमें दुनिया भर की अगर कोई भी करेंसी हमारे पास आई है उसमें हमने इकट्ठी करके रख दी है। उस डब्बे को हमने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोला। और ये किसके काम आता है, इंपोर्ट्स को फंड करने के काम आता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास होता है, ये भी आरबीआई के पास इकट्ठा होता है। आरबीआई के पास ही सेटल होके रहता है हमारा हर वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए। कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकिंग का काम करता है, सुपरवाइजरी रोल भी करता है। अच्छा, सुपरवाइजरी रोल में ये भी आता है कि किसी भी बैंक को अगर कोई भी दिक्कत है तो आरबीआई सॉल्व करेगा, और कोई भी बैंक अगर कुछ भी गलती करेगा तो उसके लिए रूल्स, उसके लिए पनिशमेंट्स, उसको लाइसेंस देना, हर एक काम, रूल्स, उसको लाइसेंस देना कमर्शियल बैंक को, उसको पनिश करना, कुछ भी, वो सारा सुपरविजन का काम, बड़े भाई का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है। फिर हमने बैंकर टू द गवर्नमेंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर, और हमने पढ़ा कि एज ए बैंक आरबीआई सरकार के लिए काम करता है। आरबीआई सारे नोट इशू करता है एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट। ठीक है। एक अब मेरा लास्ट बचता है विच इज कंट्रोल ऑन क्रेडिट क्रिएशन। अब देखो इसका क्या मतलब है, कंट्रोल ऑन क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है। तो आरबीआई ना बेटा एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आरबीआई की जो पॉलिसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। आरबीआई क्या करती है, अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है। तो जो भी पॉलिसी आरबीआई इशू करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, और जो भी पॉलिसी हमारे देश की सरकार इशू करती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या करती है, हमारे देश के मनी सप्लाई को या फिर क्रेडिट क्रिएशन को क्या कहते हैं, अफेक्ट करती है। ठीक है। मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, देखो सिंपल भाषा में मतलब है कि अगर हम किसी को ज्यादा लोन देंगे, हम जितना ज्यादा लोन देंगे उतना ज्यादा हम इंटरेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं, उतना ज्यादा डिमांड होगा मार्केट में, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी बूम करेगी। जितना ज्यादा हम लोगों को पैसा देंगे, जितना ज्यादा लोगों को लोन देंगे। यहाँ पे मैं पैसा इशू करने की, नोट्स को प्रिंट करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगी, पर अगर मुझे पैसा मिल जाए एज ए लोन, पैसा मिल जाए मुझे किसी और से कि अरे लोन ले ले कोई बात नहीं, तो मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ, ज्यादा डिमांड कर सकती हूँ। अगर मैं डिमांड ज्यादा करूंगी तो मेरे देश की इकोनॉमी ज्यादा चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर ज्यादा सामान बनाएगा। तो अगर आरबीआई कुछ ऐसा कर दे कि लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाएं तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलने लग जाएगी। लेकिन अगर इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही है, अगर डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, प्रोड्यूसर के पास सामान है ही नहीं बनाने को पर डिमांड बहुत ज्यादा है, या फिर मैं बोलूं अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई कुछ ऐसा करेगा जिससे कि डिमांड कम हो जाए। तो टेक्निकली आरबीआई अपने क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में क्या करता है, डिमांड को कम या ज्यादा करने की कोशिश करता है। डिमांड ज्यादा कब होगी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने को। तो आरबीआई अगर लोगों को ज्यादा पैसा दे देगा तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर आरबीआई लोगों से पैसा ले लेगा, लोगों को पैसा देगा ही नहीं, लोन देगा ही नहीं आरबीआई, तो क्या होगा, इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। तो आरबीआई कुछ ना कुछ ऐसे खेल खेलता है जिससे इकोनॉमी में डिमांड कम या ज्यादा होती है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में, और ये कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई कैसे कैसे मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, क्या क्या काम आरबीआई करता है। अभी के लिए आज हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा, उसके प्राइमरी फंक्शन, उसके सेकेंडरी फंक्शन पढ़े, आरबीआई के बारे में पढ़ा, और उसके सारे फंक्शंस हमने पढ़ लिए एक्सेप्ट फॉर क्रेडिट क्रिएशन वाले फंक्शंस। ठीक है। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।